नमस्कार दोस्तों, क्षत्रिय भारत पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जानकारी कुछ ऐतिहासिक लेख के आधार पर ली गई है। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी में कोई त्रुटि लगे तो कृपया हमें कमेंट में लिखकर बताएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। वो 6.25 फुट का लेफ्टिनेंट जनरल जिसने पाकिस्तान को पटकनी देकर बनाया था बांग्लादेश, जिसके जैसा मिलिट्री जीनियस आज तक आजाद भारत में पैदा नहीं हुआ और ना होगा। जानिए दास्तां ऐसे अनसुने भारतीय वीर की जो कभी कोई युद्ध नहीं हारा। वैसे तो उस वक्त के हर भारतीय अफसर को वो 6 फुट 3 इंच की लंबी कद काठी वाला जाबांज हमेशा याद रहेगा। 1971 विजय दिवस के असली हीरो सगत सिंह राठौर के बारे में जानने को 1971 से थोड़ा पीछे चलते हैं। बात है 1961 की। जनरल सगत सिंह के सैनिक जीवन का सबसे बड़ा ब्रेक तब आया जब उन्हें 1961 में ब्रिगेडियर का प्रमोशन देकर आगरा स्थित 50 पैराशूट ब्रिगेड का कमांडर बनाया गया, और वो भी तब जबकि वो पैराट्रूपर नहीं थे। जनरल सगत सिंह की जीवनी लिखने वाले मेजर जनरल वीके सिंह बताते हैं, आप उनकी कार्य क्षमता का अंदाजा सिर्फ इससे ही लगा सकते हैं कि उनको उस समय पैरा ब्रिगेड की कमान दी गई जब उनकी उम्र 40 साल से ज्यादा थी। पैरा ब्रिगेड की कमान तब तक सिर्फ पैराट्रूपर को ही दी जाती थी, किसी इन्फेंट्री अफसर को नहीं। ब्रिगेडियर होते हुए भी उन्होंने उस उम्र में पैरा का प्रोबेशन पूरा किया। जब आप इसे पूरा कर लेते हैं तभी आपको विंग्स मिलते हैं, जिससे पैराट्रूपर पहचाना जाता है। सगत जानते थे कि जब तक उन्हें विंग नहीं मिलते उन्हें अपनी ब्रिगेड का सम्मान नहीं मिलेगा। उन्होंने जल्द से जल्द अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के लिए एक दिन में 2 जंप तक लिए। 1961 के गोवा ऑपरेशन में जनरल सगत सिंह की 50 पैरा को एक सहयोगी भूमिका में चुना गया था, लेकिन उन्होंने उन्हें दी गई जिम्मेदारी से कहीं बढ़कर काम किया और गोवा को इतनी तेजी से आजाद कराया कि सभी दंग रह गए। मेजर जनरल वीके सिंह बताते हैं, 18 दिसंबर को ऑपरेशन शुरू हुआ और 19 तारीख को ही उनकी बटालियन पंजिम के पास पहुंच गई। वहां सगत ने ही यह कहकर अपनी बटालियन को रोका कि रात हो गई है। पंजिम आबादी वाला इलाका है, रात में हमला करने से कैजुअल्टीज हो सकती हैं। सुबह उन्होंने नदी पार की। गोवा की सरकार ने पुल वगैरह तोड़ दिए थे। इन लोगों ने एक तरह से तैरकर नदी पार की। स्थानीय लोगों का उन्हें बहुत समर्थन मिला। 36 घंटे में उन्होंने पूरे पंजिम पर कब्जा कर लिया। जून 1962 आते आते 50 पैरा गोवा का अपना ऑपरेशन पूरा कर वापस आगरा आ गई। तभी आगरा के मशहूर क्लार्क्स शिराज होटल में एक दिलचस्प घटना घटी। जनरल वीके सिंह बताते हैं, जनरल सगत वहां सिविल ड्रेस में गए थे। वहां पर कुछ अमरीकी टूरिस्ट भी थे। वो बहुत गौर से जनरल सगत को देख रहे थे। उन्हें लगा कि वो क्यों उन्हें देख रहे हैं। कुछ देर बाद उनमें से एक शख्स ने आकर उनसे पूछा कि क्या आप ब्रिगेडियर सगत सिंह हैं? उन्होंने कहा हाँ, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? टूरिस्ट ने कहा कि हम अभी अभी पुर्तगाल से आ रहे हैं। वहां जगह जगह आपके पोस्टर लगे हुए हैं। आपके चेहरे के नीचे लिखा है कि जो आपको पकड़कर लाएगा उसे हम $10,000 का इनाम देंगे। जनरल सगत ने कहा ठीक है, आप कहें तो मैं आपके साथ चलूं। अमरीकी पर्यटक ने हंसते हुए कहा कि अभी हम पुर्तगाल वापस नहीं जा रहे हैं। इसके बाद जनरल सगत सिंह को 17 माउंटेन डिवीजन का जीओसी बनाया गया। उनकी इसी पोस्टिंग के दौरान नाथुला में चीनी सैनिकों की भारतीय सैनिकों से जबरदस्त भिड़ंत हुई। 1962 के बाद पहली बार जनरल सगत सिंह ने दिखाया कि चीनियों के साथ न सिर्फ बराबरी की टक्कर ली जा सकती है, बल्कि उन पर भारी भी पड़ा जा सकता है। जनरल वीके सिंह बताते हैं, इत्तेफाक से मैं उस समय वही पोस्टेड था। जनरल सगत सिंह ने जनरल अरोड़ा से कहा कि भारत चीन सीमा की माकन होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं सीमा रेखा पर चलता हूं, अगर चीनी विरोध नहीं करते हैं तो हम मान लेंगे कि यही बॉर्डर है और वहां पर हम फेसिंग बना देंगे। जब उन्होंने ये करना शुरू किया तो चीनियों ने विरोध किया। उनके सैनिक आगे आ गए। कर्नल राय सिंह ग्रेनेडियर्स की बटालियन के सीओ थे। वो बनकर से बाहर आकर चीनी कमांडर से बात करने लगे। इतने में चीनियों ने फायर शुरू कर दिया। कर्नल राय सिंह को गोली लगी और वो वहीं गिर गए। गुस्से में भारतीय सैनिक अपने बंकरों से निकले और चीनियों पर हमला बोल दिया। जनरल सगत सिंह ने नीचे से मीडियम रेंज की आर्टिलरी मंगवाई और चीनियों पर फायरिंग शुरू करवा दी।
इससे कई चीनी सैनिक मारे गए। चीनी भी गोलाबारी कर रहे थे, लेकिन नीचे होने के कारण उन्हें भारतीय ठिकाने दिखाई नहीं दे रहे थे। जब सीज फायर हुआ तो चीनियों ने कहा कि आप लोगों ने हम पर हमला किया है। एक तरह से उनकी बात सही भी थी। हमारे सारे शव चीनी क्षेत्र में पाए गए। बाद में सगत सिंह के अफसर उनसे नाराज भी हुए कि आपने खामखा की लड़ाई कर दी। हमारे करीब 200 लोग हताहत हुए, 65 लोग तो मारे गए। चीन के करीब 300 लोग हताहत हुए। लेकिन एक चीज ध्यान देने लायक थी कि 1962 की लड़ाई के बाद भारतीय सैनिकों के मन में चीनियों के प्रति जो दहशत बैठ गई थी, वो जनरल सगत सिंह के कारण खत्म हो गई। भारत के जवान को एहसास हो गया कि वो भी चीनियों को मार सकते हैं। जनरल सगत सिंह के सैनिक करियर का वो स्वर्णिम क्षण था जब उन्हें नवंबर 1970 में 4 कोर की कमान दी गई। इसने 1971 के बांग्लादेश युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाई। जनरल रणधीर सिंह बताते हैं, अगरतला आकर उन्होंने देखा कि यहाँ तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। ब्रॉड गेज लाइन 1400 किलोमीटर दूर थी। उन्होंने फिर सब ठीक करने का बीड़ा उठाया। काफी तादाद में इंजीनियर लगाए गए। हमारी किस्मत इस मामले में अच्छी रही कि पाकिस्तानी सेना ने मार्च से अपने ही लोगों के खिलाफ अत्याचार शुरू कर दिए थे। इसकी वजह से बहुत सारे शरणार्थी त्रिपुरा आ गए थे। जनरल सगत सिंह अपनी पत्नी और बेटे रणविजय सिंह के साथ इन शरणार्थियों की मदद से इंजीनियर्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। याद रखें, तकरीबन 1 लाख सैनिकों को वहां आना था। करीब 30,000 टन के सैनिक साजो सामान को भी वहां पहुंचना था। 5,000 गाड़ियां और 400 खच्चरों की व्यवस्था होनी थी। वहां एक सिंगल लेन रोड थी और पुल तो इतने कमजोर थे कि मीडियम रेंज गन भी उसके पार नहीं जा सकती थी। युद्ध के दौरान जनरल सगत सिंह को फ्लाइंग जनरल का नाम दिया गया। उनके एडीसी रहे लेफ्टिनेंट जनरल रणधीर सिंह बताते हैं कि जनरल सगत सिंह सुबह 6 बजे उठकर हेलीकॉप्टर में जाते थे। अगरतला हैंडीक्राफ्ट एम्पोरियम ने उन्हें एक पिकनिक बास्केट दे रखी थी। मैं उसमें कोल्ड कॉफी और सैंडविचेस लेकर चलता था। पूरे दिन जनरल साहब लड़ाई का ऊपर से जायजा लेते थे। कई बार होता था कि जहां लड़ाई हो रही होती थी, वहीं वो लैंड कर जाते थे। शाम जब अंधेरा हो रहा होता था तब हेलीकॉप्टर वापस लैंड करता था, फिर वो ऑपरेशन रूम में जाते थे। 9 बजे ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सुनने के लिए हम ऑफिसर मेस में आते थे। हम कभी बीबीसी लगाते थे तो कभी ऑल इंडिया रेडियो। रात 10 बजे जनरल सगत सिंह हुक्म पास करते थे मुझे कि कल का कार्यक्रम ये है, आप सबको सूचना दे दीजिए। इसके बाद वो डिनर खाकर रात 12 बजे अपने हट में जाकर सो जाते थे। इसी तरह के एक हेलीकॉप्टर मुआयने के दौरान जनरल सगत के हेलीकॉप्टर पर पाकिस्तानी सैनिकों ने गोलियां चलाई थी। जनरल सगत सिंह के इस हेलीकॉप्टर पर चली थी गोलियां। जनरल रणधीर सिंह बताते हैं, जनरल साहब देखना चाह रहे थे कि कहां कहां लैंडिंग हो सकती है। हम मेघना नदी के साथ साथ जा रहे थे। आशुगंज ब्रिज के पास हेलीकॉप्टर पर नीचे से मीडियम मशीन गन का फायर आया। पायलट बुरी तरह से घायल हो गया। हम लोगों पर जो उसके पीछे बैठे हुए थे, उनके खून के छींटे और मांस के टुकड़े आकर गिरे। जनरल साहब के माथे पर भी एक चोट लगी, लेकिन उस हेलीकॉप्टर के सह पायलट ने स्थिति पर नियंत्रण कर लिया और विमान को अगरतला वापस लाने में सफल हो गया। जब हेलीकॉप्टर की जांच की गई तो पता चला कि उसमें गोलियों से 64 सुराख हो गए थे। जनरल सगत सिंह पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने एक और हेलीकॉप्टर लिया और दोबारा निकल पड़े निरीक्षण पर। जनरल सगत सिंह को सबसे बड़ी वाहवाही तब मिली जब उन्होंने 4 किलोमीटर चौड़ी मेघना नदी को हेलीकॉप्टरों की मदद से एयर ब्रिज बनाकर पार किया। बांग्लादेश युद्ध में जनरल सगत सिंह की कमांड में काम कर रहे लेफ्टिनेंट जनरल ओपी कौशिक बताते हैं, उन दिनों हमारे पास Mi-4 हेलीकॉप्टर हुआ करते थे। उनमें उन दिनों रात में लैंड करने की काबिलियत नहीं होती थी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सैनिक मेघना पार कराने के लिए जनरल सगत ने लाइटेड हेलीपैड बनाने का आदेश दिया। आपको अचंभा होगा कि हमने खाली मिल्क कैन में केरोसिन तेल डालकर रोशनी की। Mi हेलीकॉप्टरों में एक बार में 8 सैनिक बैठ सकते थे। हमने लगातार सैकड़ों फेरे लगाकर लगभग पूरी ब्रिगेड मेघना के पार उतार दी। दिलचस्प ये है कि पूर्वी कमान के प्रमुख जनरल जग्गी अरोड़ा ने उन्हें मेघना नदी न पार करने के निर्देश दिए थे। जब वो मेघना नदी पार कर चुके तो उनके पास जनरल अरोड़ा का फोन आया और दोनों के बीच जबरदस्त कहासुनी हुई।
जनरल सगत सिंह अपनी कमान के सैनिकों का हालचाल पूछते हुए। जनरल कौशिक बताते हैं, मैं उस समय जनरल सगत सिंह की बगल में ही बैठा हुआ था। कोलकाता से आर्मी कमांडर अरोड़ा का फोन आया कि आपने मेघना नदी क्यों पार की। जनरल सगत सिंह ने कहा, आपने मुझे जो काम सौंपा था मैंने उससे ज्यादा कर दिखाया है। इस पर अरोड़ा संतुष्ट नहीं हुए। सगत ने कहा, मेरी ये ड्यूटी बनती है कि अगर मुझे किसी कदम से देश का फायदा होता दिखाई देता हो तो मैं वो कदम उठा सकता हूँ। मैंने न सिर्फ मेघना नदी पार की है बल्कि मेरे सैनिक तो ढाका के बाहरी इलाके में भी पहुंच चुके हैं। जनरल अरोड़ा ने आदेश दिया, नहीं, आप अपने आगे बढ़ चुके सैनिकों को वापस बुलवाए। सगत सिंह ने कहा, मेरा कोई सैनिक वापस नहीं लौटेगा। अगर आप इससे सहमत नहीं हैं तो आप दिल्ली तक ये मामला पहुंचाए। इसके बाद सगत सिंह ने गुस्से से फोन रखते हुए कहा, वो मुझसे सैनिक वापस बुलाने के लिए कह रहे हैं, ओवर माय डेड बॉडी। इतना सब कुछ करने के बाद भी जनरल सगत सिंह को कोई वीरता पुरस्कार नहीं दिया गया। उन्हें सिर्फ भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म भूषण ही मिला और उनका प्रमोशन भी नहीं हुआ। मेजर जनरल वी.के. सिंह बताते हैं, ये बहुत दुख की बात है कि 1971 की लड़ाई में जिनका प्रदर्शन सबसे अच्छा था उन्हें कोई वीरता पुरस्कार नहीं मिला। तमाम लोगों को वीर चक्र और महावीर चक्र मिले, लेकिन सगत सिंह को नहीं मिला। दूसरे उनको प्रमोशन भी नहीं मिला। आर्मी चीफ न सही, उनको आर्मी कमांडर तो बनाया जा सकता था। शायद इसकी वजह ये रही हो कि उनकी अपने ऊपर के अधिकारियों से अक्सर नोक-झोंक होती रहती थी। जनरल सगत सिंह अपनी पौत्री मेघना सिंह के साथ रिटायर होने के बाद जनरल सगत सिंह ने अपना जीवन जयपुर में बिताया। उनकी पौत्री मेघना सिंह कहती हैं, मेरे दादाजी एक ऐसे इंसान थे जिन्हें आप भीड़ में मिस कर ही नहीं सकते। वो 6 फीट 3 इंच लंबे थे, भारी आवाज थी उनकी, बहुत ही सौम्य, उनसे कोई भी बात कर सकता था। हम लोग हॉस्टल में रहते थे, जब हम छुट्टियों में घर आते थे तो वो हमारे फार्म हाउस में उगने वाले फलों, आम और चीकू को हमारे लिए करीने से प्लेट में काट कर हमारा इंतजार करते थे। खाने की मेज पर टेबल मैनर्स के वो बहुत कायल थे। जयपुर में जब पहला पिज्जा हट खुला तो वो ही हमें पहली बार वहां लेकर गए थे। जनरल सगत सिंह को भारत का सबसे निर्भीक जनरल माना जाता है। उन्होंने न सिर्फ कई ऑपरेशनों में जीत हासिल की बल्कि उस सबसे कहीं ज्यादा काम किया जितना उन्हें करने के लिए दिया गया था। भारतीय सेना में उनको वही मुकाम हासिल है जो अमेरिकी सेना में जनरल पैटन और जर्मन सेना में रोमेल को हासिल था। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971, उनके साथ काम कर चुके जनरल ओ.पी. कौशिक बताते हैं, मैंने कई लड़ाइयां लड़ी हैं। 1962 में भारत चीन युद्ध के समय मैं कैप्टेन था। उसके बाद 1965 और 1971 के युद्ध में भी मैं था। सियाचिन और कश्मीर में भी मैं जनरल ऑफिसर कमांडिंग रह चुका हूं। अपने अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि मेरे विचार से भारतीय सेना का बेस्ट फील्ड कमांडर जनरल सगत सिंह हुआ है। वो डिस्ट्रीब्यूशन करने यानी लोगों को जिम्मेदारी देने में बहुत तेज थे। वो काम को डिसेंट्रलाइज करते थे और अपने जूनियर्स पर पूरा भरोसा देते थे। उनमें मोटिवेट करने की भी बहुत जबरदस्त भावना थी। अगर कोई गलती हो जाती थी तो वो इसके लिए जूनियर को जिम्मेदार नहीं ठहराते थे बल्कि उसे खुद सुधारने की कोशिश करते थे और अक्सर उस गलती को अपने ऊपर ले लेते थे। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में लिखकर बताएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब